नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत टीवी के ख़ुसूसी प्रोग्राम ख़बर ख्याल में आपका खैर मक़दम है। मैं मोहम्मद रियाज़ अहमद। नाज़रीन, आप अच्छी तरह जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़, चाहे वो ब्रेकिंग न्यूज़ हो या ख़ास खबरें हों या फिर ख़बर ख्याल हों, उसका आगाज़ प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक से करते हैं। और आप ये भी अच्छी तरह जानते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक हर रोज़ रोज़नामा सियासत के सफ़े आखिर पर शाये की जाती है ताकि आवाम को सहूलत हासिल हो सके। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक आज की हदीस मुबारक का सवाल है, हम आपको सुनाते हैं। वो ये है, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़िलहज के पहले दह में हर नेक अमल अल्लाह ताला को इंतहाई महबूब है। इन दिनों में हर दिन का रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर है। अल्लाह का शुक्र एहसान है कि हमारे घरों में भी माह ज़िलहज के मौके पर रोज़ों का एहतमाम किया जाता है। और इसके जो फ़ज़ाइल बयान किए गए हैं, आप अंदाज़ा कीजिए कि एक रोज़ा 1 साल के रोज़ों के बराबर होता है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि अल्लाह ताला अपने बंदों को के बख्शिश के सामान किस तरह करता है, किस बहानों से अपने बंदों को बख्शता है। तो बहरहाल नाज़रीन, जहाँ तक खबरों का सवाल है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि पहली खबर हम आज़मीन हज के काफ़िलों से लेंगे। आप बता देंगे तेलंगाना में 24वां जो आज़मीन का काफ़िला है वो रवाना हो चुका है। तो बहरहाल इसलिए मैंने हदीस मुबारक की मुनासिबत से आपको ये खबर सुनाई है। और वैसे भी आंध्र प्रदेश के जो काफ़िले हैं वहाँ के पर भी रवानगी का सिलसिला जारी है। बहरहाल जहाँ तक खबरों का सवाल, नाज़रीन, हम एक और ख़बर की जानिब आपको लिए चलते हैं। फिल वक्त सारी दुनिया में धूम हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की है। और वो आप देखेंगे कि नरेंद्र मोदी के बारे में ये ज़रूर कहा जा सकता है कि बदनाम होंगे तो क्या नाम नहीं होगा। तो बहरहाल हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पर यह इल्ज़ाम आयद किया जाता है कि उन्होंने आलमी सतह पर हिंदुस्तान की छवि मुतासिर करके रख दी है। वो आलमी क़ायदीन से मिलते हैं तो ऐसे मिलते हैं जैसे बिछड़े हुए लोग मिल जाते हैं, और बरसों से बिछड़े हुए हैं। और आप ये भी देखेंगे कि मिलने के भी तरीक़े होते हैं। आप मुसाफ़िहा करते हैं किसी बड़े से, किसी दोस्त से, किसी छोटे से, तो वो उसके अंदाज़ भी अलग होते हैं। आप जाकर किसी का हाथ ज़ोर से दबा नहीं देते, यानी शेक हैंड के नाम पर या मुसाफ़े के नाम पर। तो बहरहाल या फिर किसी के जाकर ज़बरदस्ती बगलगीर नहीं हो सकते, उसके सीने से नहीं लग सकते या अपने सीने से उसे नहीं लगा सकते। तो क्योंकि ख़ातून लीडर्स भी होती हैं, वो भी देखना पड़ता है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी देखिए कि किस अंदाज़ में अगर ट्रंप से मिलते हैं तो देखिए कि किस तरह आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़कर बगलगीर हो जाते हैं। अगर नेतन्याहू से मिलते हैं तो उनके हाथ पकड़ लेते हैं और उनके हाथ पकड़कर चहलकदमी शुरू कर देते हैं, यानी समंदर के किनारे, पानी के किनारे। अगर आप देखेंगे कि मुत्तहिदा अरब इमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलते हैं तो फिर ऐसे मिलते हैं जैसे बहुत ज़्यादा बिछड़े हुए हैं। तो ऐसा नहीं होता है, इसके भी आदाब होते हैं। और वैसे तो वज़ीर आज़म खुद इल्म वाले हैं, पढ़े लिखे हैं, दानिश्वर हैं। और आप देखेंगे कि उनके डिग्रियों के बारे में भी अमित शाह ने बता दिया कि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी पढ़े हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। तो हमारे वज़ीर आज़म को आप जाहिल मत समझिए, हमारे वज़ीर आज़म को आप काहिल मत समझिए। हमारे वज़ीर आज़म बहुत ही पढ़े लिखे हैं, बहुत ही दानिश्वर है, उन्हें अच्छी तरह मालूम है कि किससे कैसे मिला जाता है। तो बहरहाल वज़ीर आज़म पर एतराज़ किए जाते हैं कि बेचारे अजीब गरीब अंदाज में मिलते हैं और आला ज़रफ़ी का मुज़ाहरा नहीं करते। जबकि चीनी सदर की मिसालें दी जा रही है कि हालिया दौरे ट्रंप के दौरे चीन के मौके पर आपने देखा कि चीनी सदर ने कोई उनको ज़्यादा अहमियत नहीं दी। बड़ी महज़िब अंदाज में, बड़े मोतबराना अंदाज में उन्होंने यानी अमरीकी सदर का खैर मकदम किया, लेकिन जाकर एयरपोर्ट नहीं पहुँचे। बल्कि आपको बता दूँ कि एक जूनियर वज़ीर को ट्रंप के खैर मकदम के लिए और उनके डेलीगेशन जो आया था उसके खैर मकदम के लिए एयरपोर्ट भेजा गया था। अब यहाँ अगर आप देखेंगे कि ट्रंप आते हैं तो हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद प्रोटोकॉल की धज्जियाँ उड़ा देते हैं, प्रोटोकॉल तोड़कर जाकर ट्रंप का खैर मकदम करते हैं। तो चीनी सदर और हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। अब मेलोडी की बात करते हैं तो आपने देखा कि अब मेलोडी का किस्सा बहुत चल रहा है। आपने देखा कि किस तरह मेलोडी को वज़ीर आज़म ने मेलोडी के याद दिला दी है। तो बहरहाल इस बारे में भी बहुत ज़्यादा चर्चे हैं। लेकिन वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के बारे में हम कह सकते हैं कि आलमी सतह पर जैसा कि राहुल गांधी ने कहा है कि हिंदुस्तान की छवि वज़ीर आज़म ने मुतासिर करके रख दी है। अजीब व गरीब बातें करते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज भी अजीब व गरीब है। एक तरफ वज़ीर आज़म है तो दूसरी तरफ ट्रंप है। ट्रंप के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, वो तो बहुत ज़्यादा बिगड़े हुए दिखाई देते हैं और
ये मैं नहीं कर रहा हूँ, सारी दुनिया कहती है। इवन जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, जो माहिरीन नफ्सियात होते हैं, वो भी ट्रंप की बॉडी लैंग्वेज से, ट्रंप के इशारे किनायों को देखकर, ट्रंप के लहब व लहजे को देखकर, ट्रंप की मुस्कुराहट को देखकर, ट्रंप का स्टेज पर नाचना गाना और आप देखेंगे किस अंदाज में वो हलते जुलते हैं, उसे देखकर यही कह रहे हैं कि ये शख्स अनफिट है यानी कमांडर इन चीफ अमेरिका के ओहदे पर फायज होने या फिर सदर के ओहदे के लिए ये अनफिट है। तो बहरहाल ये तो अमरीकी जाने, और अमरीकी क्योंकि अमरीकियों ने ही उन्हें वोट देकर मुंतखब किया है, तो जमहूरियत में हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अल्लामा इकबाल ने कहा कि इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया है फाश, और इस राज को एक मर्द फिरंगी ने किया फाश, हर चंद के दाना इसे खोला नहीं करते। जमहूरियत वो जंग तर्ज हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं, तोला नहीं करते। तो ये जो चीज़ें हैं, ये ट्रंप के बारे में हम कह रहे हैं। अब ट्रंप ने कहा है कि अंदरून 2 या 3 दिन वो ईरान पर हमला कर देंगे और ईरान को बहुत बड़ा धचका लगाएंगे, उन्होंने ये बात कही है। अब ईरान ने भी कह दिया है कि आप जो करना है कर लो और उसके बाद देखो कि हम क्या करते हैं। और ये जो जंग अगर ईरान पर हमला होता है, अमेरिका हमला करता है या इसराइल हमला करता है, तो फिर उसके हालात हम इस कदर बुरे करेंगे, फिर दुनिया खुद पछताएगी कि ईरान पर हमला करके अमेरिका ने अच्छा नहीं किया है। वैसे भी नाज़रीन आपको बता दूं कि जहां तक इसराइल का सवाल है, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा है कि वो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को पहले तो बेवकूफ़ बना चुके हैं, फिर बेवकूफ़ बना रहे हैं, और डोनाल्ड ट्रंप ऐसा लगता है कि फिर दोबारा बेवकूफ़ बनने जा रहे हैं, क्योंकि ईरान पर हमला करने के लिए उकसाया जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप को नेतन्याहू की तरफ से। और इसका मतलब यह है कि नेतन्याहू ट्रंप के जरिए दुनिया का अमन व अमान खतरे में डालना चाहते हैं, दुनिया को तबाह व बर्बाद करना चाहते हैं। ऐसे में आपको बता दूं कि 2 हकीकी तौर पर अगर दानिश्वर जिसे कहा जाए, वो 2 शख्सियतें हैं। एक है चीनी सदर जी जिनपिंग और दूसरे हैं रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। और व्लादिमीर पुतिन हो या जी जिनपिंग हो, उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि दुनिया को बड़ी तबाही से बचाना ज़रूरी है, क्योंकि ईरान के खिलाफ जो हमला हो रहा है, ईरान अमेरिका की जो लड़ाई है, उसे रोकना ज़रूरी है, वरना दुनिया तबाह वो बर्बाद होकर रह जाएगी। ये बात दोनों सुदूर ने कही है। तो बहरहाल नाज़रीन हम आपको उस बारे में भी बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि किस तरह के हालात पैदा हुए हैं। लेकिन अब सबसे पहले हम आपको लिए चलते हैं हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जिसे राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी कहा जाता है। और आपको ये बता दूँ कि हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 8.70 यानी 8 किलो, तकरीबन 9 किलो के करीब, यानी 9.25 किलो के करीब जो है इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स में छुपा कर रखी गई हाइड्रोपोनिक जो है गांजा जब्त किया गया है। हाइड्रोपोनिक का जो गांजा होता है उसे जब्त किया गया है, और उसकी मालियत आपको बता दूं कि 1 करोड़ 2 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 3 करोड़ है। तो ये बहुत बड़ी मैं समझता हूं कि जब्त की जाने वाली बात है। तो DRI ने ये दावा किया है और कहा कि उसने इस सिलसिले में 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। नाज़रीन आपको ये बता दें कि जहाँ तक मंशियात का सवाल है, हैदराबाद में मंशियात का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर होने लगा है। और आप ये भी अच्छा तरह जानते हैं कि टॉलीवुड या तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री को इससे जोड़ा गया है। कई अदाकारों को और प्रोड्यूसर्स हैं या तेलुगु फिल्मों से वाबस्ता जो लोग हैं, उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई गई थी और उन पर इल्ज़ामात भी आयद किए गए थे, मुकदमात भी दर्ज किए गए थे। तो बहरहाल आप देखेंगे कि हैदराबाद और फिल वक्त ऐसा लगता है कि जो यानी स्मगलर्स जो हैं मंशियात के, उनके निशाने पर है, और हैदराबाद में नौजवान नस्ल को तबाह करने की पूरी कोशिशें हो रही हैं। ख़ास तौर पर आप देखेंगे कि पुराना शहर हो या नया शहर हो, नई नस्ल को गांजे की लत में मुब्तला किया जा रहा है, मंशियात की लत में मुब्तला किया जा रहा है। और ये जो लत होती है, यही कहा जाता है कि अगर किसी माशरे को तबाह व बर्बाद करना है, किसी कौम को, किसी मुल्क को तबाह व बर्बाद करना है, तो फिर आप उसके नौजवानों को तबाह कर दीजिए, गलत आदतों में और लतों में मुब्तला कर दीजिए, तब कहीं वो जाकर तबाह बर्बाद हो जाएंगे। पंजाब हमारे सामने मिसाल है, और आपने देखा कि उड़ता पंजाब जो एक फिल्म आई थी, तो उसमें वाज़ेह तौर पर किस तरह बताया गया था कि पंजाब की नौजवान नस्ल को कैसे लागर कर दिया गया, कैसे आप देखेंगे मंशियात की लत में मुब्तला करके उनके अपने मकसद से हटाया गया और कैसे उनकी तहरीकों को दबाया गया। तो बहरहाल अब हैदराबाद में भी ऐसा हो रहा है, नौजवान नस्ल को मंशियात की लत में मुब्तला किया जा रहा है। याद रखिए, अगर कोई मंशियात की लत में मुब्तला हो जाता है तो फिर उसकी ज़िंदगी तबाह व बर्बाद हो जाती है।
जाती है उसकी नहीं बल्कि उसके ख़ानदान की, अरकान ख़ानदान की और आस पास पड़ोस की या अपने ख़ानदान वालों की, दोस्त अहबाब की, सबकी ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती है। इसलिए अपनी नौजवान नस्ल को मंशियात की लत से बचाइए और उनको ये बताइए कि मंशियात सारी ज़िंदगी तबाह करके रख देती है, ज़िंदगी का खात्मा हो जाता है और अच्छा खासा इंसान जो है वो हर लिहाज से तबाह व बर्बाद हो जाता है। तो बहरहाल हैदराबाद के इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकरीबन 8.25 किलो यानी हाइड्रोपोनिक गांजा जब्त किया गया है, जिसकी मालियत 3 करोड़ 5 लाख रुपए बताई गई है। और आपको ये बताते हैं कि ये मुसाफिरीन जो हैदराबाद आए थे वो बैंकॉक से हैदराबाद पहुंचे थे और उनमें से 2 को गिरफ्तार कर लिया गया है और NDPS एक्ट 1985 के तहत उनकी गिरफ्तारियां अमल में लाई गई हैं। वैसे में नाज़रीन, हालिया अरसे के दौरान आपने देखा कि किस तरह हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोने की जब्ती यानी गोल्ड की जब्ती अमल में आई गई थी और हर हमेशा मंशियात का भी आपको देखेंगे कि जब्ती अमल में लाई जा रही है। तो बहरहाल अब DRI का दावा है कि उसने ये जो मुलजिमीन आए थे वो बैंकॉक से आए थे और उन्होंने गांजे के जो पैकेट्स हैं वो इंसुलेटेड वाटर बॉटल्स में और एक पोटैटो स्नैक टिन में यानी डब्बे में और कई एक फूड पैक बॉक्सेस प्लास्टिक के भी थे और दूसरे भी वो बॉक्सेस थे उसमें छुपा कर रख कर लाए थे। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस अंदाज में मंशियात हैदराबाद पहुंचाई जा रही है, मंशियात की हैदराबाद स्मगल की जा रही है। तो ऐसे में हुकूमत को चाहिए कि पुलिस को चाहिए, DRI को चाहिए कि वो सख्त इक़दाम करें और जिनके पास ये मंशियात जब्त होती हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें ताकि दूसरों के लिए ये ताज़ियाने इबरत बन जाएं। तो बहरहाल नाज़रीन, ये तो एक बात रही, लेकिन एक बात ज़रूर आपको मैं बताता हूँ, जहाँ बुराई होती है वहाँ अच्छाई भी होती है। और जैसा कि कुछ लोग नौजवानों की ज़िंदगियों को तबाह करने पर तुले हुए हैं मंशियात के ज़रिए, मंशियात की लत में नौजवान नस्ल को मुब्तला करते हुए, ऐसे ही आपको बता दूँ कि अगर अच्छाई की बात करें तो हैदराबाद और तेलंगाना में अच्छे लोगों की कोई कमी नहीं है। बहुत सारे अच्छे लोग हैं जो इंसानियत नवाजी में यकीन रखते हैं, इंसानियत परवरी में यकीन रखते हैं और इंसानियत परवर होते हैं। और आपको ये बता दूं कि ये लोग मुसीबत ज़दों की मदद करते हैं और जो मरते हैं उन्हें बचाते हैं और जो तड़पते हैं उनकी मदद करते हैं। तो बहरहाल ज़रूरतमंदों की मदद, मुस्तहिकीन की मदद करना हर इंसान का फ़र्ज़ होता है, चाहे वो किसी भी मज़हब से क्यों ना ताल्लुक़ रखता हो। नाज़रीन, अगर आप ये जो दरिंदे, फ़िरका परस्त दरिंदे हैं, कम्युनल डॉग्स हैं या कम्युनल फोर्सेस हैं, जिस अंदाज में मजहबी खुदूद पर लोगों को तकसीम कर रहे हैं, खास तौर पर हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद कर रहे हैं, खास तौर पर आप देखेंगे कि इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को जानबूझकर निशाना बनाया जा सके। और इस सिलसिले में बीजेपी ज़ेर इख्तिदार जो रियासतें हैं वो इंतहाई मनफी किरदार अदा कर रही हैं, मानदाना किरदार अदा कर रही हैं और इस सिलसिले में बीजेपी को सुधर जाना चाहिए, बीजेपी के ज़ेर इख्तिदार रियासतों को सुधर जाना चाहिए। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जिस अंदाज में वो तबाही व बर्बादी मचा रहे हैं मुसलमानों को लेकर, ये ना समझो कि आज ये मुसलमान तबाह हो रहे हैं, कल तुम्हारी भी बारी भी आ सकती है। तो जुल्म जो है वो ज्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता और जालिम जब हद से ज्यादा बढ़ जाता है तो मजलूम उठ खड़ा होता है। फिर उसके बाद आप देखेंगे कि जालिम के ना हाथ रहते हैं, ना जबान रहती है, ना आंख बाकी रहती है, नाक बाकी रहती है, ना उसका चेहरा बाकी रहता है, ना उसका वजूद बाकी रहता है और मजलूम उसके वजूद को मिटाकर रख देता है। तो ये बीजेपी ज़ेर इख्तिदार रियासतों को ये अच्छी तरह सोच लेना चाहिए। ये जो बुलडोजर की जबान बोली जा रही है, जो धमकी आमिर जबान इस्तेमाल की जा रही है और नमाजियों को धमकियां दी जा रही है, वो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। क्योंकि अखिलेश यादव ने कहा है कि अगर को मसाजिद भर जाती हैं और मुसलमान सड़कों पर नमाज अदा करते हैं तो इसमें क्या बुराई है। अखिलेश यादव ने यह बात कही है। आप अंदाजा कीजिए कि अगर मुसलमान नमाज पढ़ते हैं तो तुम्हें एतराज होता है और अगर तुम आप देखेंगे कि जो हमारे गैर मुस्लिम भाई हैं अगर वो जुलूस निकालते हैं तो इन्हें एतराज नहीं होता, सड़कों पर धूम मचाते हैं तो उन्हें एतराज नहीं होता, डीजे के जो आवाजें आती है या फिर वॉइस पोल्यूशन फैलाते हैं, सूती आलूदगी फैलाते हैं तो इन्हें एतराज नहीं होता। वजह यह है कि इनमें तासुब और जानिबदारी का जहर भर गया है और ये जानबूझकर मुसलमानों को निशाना बना रहे हैं, ईसाइयों को निशाना बना रहे हैं। और इस सिलसिले में इनको ये सोच लेना चाहिए कि आज अगर ये इख्तिदार में है तो आज ये इख्तिदार के तख्त पर हैं तो कल तख्ते पर भी आ सकते हैं, ये सोचने वाली बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, हम आपको बता रहे थे कि हैदराबाद एयरपोर्ट में 9.25 किलोग्राम
सॉरी गांजा जो है वो जब्त किया गया है, जिसकी मालियत 3 करोड़ रुपए है। तो हम इस सिलसिले में यही कह सकते हैं कि जो हमारी सरकारी एजेंसियां हैं, निफाज कानून की एजेंसियां हैं, उन्हें इस तरह के मंशियात की स्मगलिंग को रोकना होगा और नौजवान नस्ल को और माशरे को तबाही और बर्बादी से बचाना होगा। जैसा कि हमने कहा है कि जहां पर बुरे होते हैं वहां पर अच्छे भी होते हैं। तो तेलंगाना में अच्छे लोगों की कमी नहीं है, नेक लोगों की कमी नहीं है, जो दूसरों की मदद करते हैं उनकी कमी नहीं है, उन लोगों की भी कमी नहीं है जो अपनी जिंदगियों को निछावर करके दूसरों की जिंदगियां बचाते हैं। और हद तो यह है कि अपनी जिंदगी खत्म होने के बावजूद भी वो 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4-4 6-6 लोगों की जिंदगियों को बचाने का बायस बनते हैं। हम आपको ले चलते हैं एक और खबर की तरफ और आपको बता दें कि जीवन दान तेलंगाना ने एक प्रेस रिलीज जारी किया है, जिसमें यह बताया गया है सिर्फ जीवन दान तेलंगाना ने ही नहीं बल्कि हमारे कमिश्नर पुलिस हैदराबाद मिस्टर सज्जनार ने भी ट्वीट किया है इस बारे में। और वो खबर यह है कि एक बीटेक के यानी इंजीनियरिंग के तालिब इल्म ने जिसे यानी ब्रेन डेड करार दिया गया था, जिसे जहनी तौर पर यानी जिसके मौत का ऐलान कर दिया गया था, ब्रेन डेड करार दिया गया था, उसके बाप ने अपने बेटे की यादों को ताज़ा रखने के लिए, अपने बेटे की मौत को दूसरों की जिंदगी बनाने के लिए उसने 1 नहीं 2 नहीं बल्कि 4 लोगों की जिंदगियां बचाने का फैसला किया और अपने बेटे के जो ऑर्गन थे यानी आज़ा उसका अतिया दिया है। जिसके नतीजे में आपको बता दूं कि ये लड़का जो जिसकी उम्र 20 साल बताई जाती है, पी राघव उसका नाम बताया जाता है, जो आलेर नलगुंडे के रहने वाला ये लड़का है, बीटेक की स्टूडेंट था, CJIT इंजीनियरिंग कॉलेज जनगम में वो तालीम हासिल कर रहा था। 16 मई को उसका हादसा होता है, वो गाड़ी पर तेज रफ्तार जाता है और रोड डिवाइडर से टकरा जाता है। उसके बाद उस बच्चे को ब्रेन डेड करार दिया जाता है। उसके वालिद जो हैं पी महेश तो ने आपको बता दूं कि ये फैसला किया कि किसी ना किसी तरह जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो मरीज़ हैं, उन्हें अपने बेटे के जिस्मानी आज़ा बतौर अतिया पेश करके उनकी ज़िंदगियां बचाएं। तो बहरहाल ये जो राघव है उसके 2 गुर्दों का अतिया दिया गया, जिससे 2 लोगों की जिंदगियां बच गई। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि 1 लीवर दिया गया, जिससे 1 शख्स की जिंदगी बच गई। फिर उसके बाद आपको बता दूं कि लंग्स का 1 पैर भी बतौर अतिया पेश कर दिया गया, जिसके नतीजे में 1 और शख्स की जिंदगी बच गई। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपनी जिंदगी से महरूम हो चुके हैं, उसके बावजूद भी दूसरों की जिंदगी बचा रहे हैं। तो ये कोई मामूली बात नहीं है, इंसानियत की सबसे बड़ी खिदमत है, इंसानियत ही इसे कहा जाता है। तो बहुत बड़ी बात है। और वो भी आप देखेंगे कि अनजानी लड़के के बाप ने यह फैसला किया, पी राघव के बाप पी महेश ने यह फैसला किया कि अपने बेटे के जिस्मानी आज़ा का अतिया देते हुए वो दूसरों को जिंदगी देगा और दूसरे जब चलते फिरते होंगे, खेलते कूदते होंगे, तो वो उनमें अपने बच्चे को देखेगा। तो यकीन मानिए कि एक इंजीनियरिंग का तालीम 20 साल उम्र कोई बड़ी उम्र नहीं होती है। और इस उम्र में हमारे जो नौजवान हादसात का शिकार हो रहे हैं, ये उनकी अपनी गफलत की वजह से हो रहे हैं। वो अपने आप को बहुत बड़ा तुरुम खान समझते हैं कि उनको गाड़ी मिल गई है और इस कदर तेज रफ्तार से, इस कदर खतरनाक अंदाज में गाड़ी चलाते हैं कि अपनी जिंदगी भी खतरे में डालते हैं और दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल देते हैं। तो यकीन मानिए कि अगर कोई गरीब जो वाहिद कमाने वाला हो, अगर तेज रफ्तार गाड़ी चलाने वाले बच्चों की गाड़ी की इज्जत में आ जाए और मर जाए, तो कौन उनके खानदान की परवरिश करेगा, कौन उनके बच्चों को देखेगा? ये सोचने वाली बात है। माँ बाप के लिए मैं तो कहता हूं कि सबसे पहले माँ बाप को ये अपने बच्चों को बार बार ये समझाना चाहिए कि तुम्हें गाड़ी दी गई है, हिमाकत के लिए नहीं दी गई, झूठी शेखी बगाड़ने के लिए नहीं दी गई है, बल्कि गाड़ी एक जरूरत है। आप बहुत ही एहतियात से चलाइए, अपने आप को भी बचाइए और दूसरों की भी बचाइए। ये है आज हैदराबाद में ट्रैफिक का हाल ये हो गया है कि अगर आप गाड़ी लेकर निकलते हैं तो ये सोच कर निकलिए कि ना सिर्फ अपने आप को बचाना है बल्कि दूसरों को भी हादसात से बचाना है। तो बहरहाल नाज़रीन, बहुत बड़ा काम किया है राघव ने। 20 साल राघव ने 1 नहीं बल्कि 3 लोगों की जिंदगियां बचाई हैं और खुद की जिंदगी भी कुर्बान कर दी, यानी ना रहते हुए, यानी मरने के बाद भी उसने 4 लोगों की जिंदगियों को रोशन कर दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, ये खबर आई है और हम समझते हैं कि ये बहुत बड़ी बात है। एक और खबर की जानिब चलते हैं नाज़रीन और आपको बताते हैं कि किस तरह हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जो डॉक्टर मनमोहन सिंह का मजाक उड़ाया करते थे और कहते थे कि डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौरे हुकूमत में पेट्रोल और डीजल की कीमत 2014 की बात कर रहा हूं, वज़ीर आज़म के इख्तियार में आने से एक 15-20 दिन पहले की
बात कर रहा हूं। तकरीबन 70 और 72 रुपए पेट्रोल और डीजल की कीमत हुआ करती थी और ये बेचारे बहुत चीखा करते थे कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। और आज यह हाल हो गया है कि 115 रुपए तक पेट्रोल की कीमत पहुंच गई है। तो अब वजीर आजम क्यों नहीं चीखते, अपने आप पे क्यों नहीं चीखते, वजीर आजम के जो भक्त हैं वो क्यों नहीं चीखते, और वजीर आजम के जो यानी हिमायती हैं जिन्होंने वोट दिया है वो क्यों नहीं चीखते? क्या आकर वजीर आजम नाकाम हो गए हैं पेट्रोल और डीजल की कीमत पर कंट्रोल करने में? तो बहरहाल नाज़रीन, आपको ये बता दूं कि वजीर आजम ये एक ऐसा भी वक्त था डॉक्टर मनमोहन सिंह के दौर हुकूमत में जब डॉलर के मुकाबले में रुपये की कदर गिर रही थी और 60 रुपए एक डॉलर के मसावी हो गए थे। हमारे वजीर आजम चीख चीख कर कहते थे, गला फाड़ फाड़ कर कहते थे कि भाइयों बहनों, नरेंद्र यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान की सभी बैरूनी ममालिक में मुतासिर कर दी है। जिस मुल्क का रुपया कमजोर होता है उसका हुक्मरान नाअहल होता है, अनफिट होता है। तो अब देखिए कि हिंदुस्तान की आज़ाद हिंद की तारीख में, आज़ाद हिंद की तारीख में कह रहा हूं कि आज़ाद हिंद की तारीख में पहली मरतबा रुपया इस कदर ज्यादा गिर गया है रुपये के यानी डॉलर के मुकाबले में, उसकी मिसाल नहीं मिलती। 96 रुपये 50 पैसे हो गए हैं मसावी एक डॉलर के। अब आप अंदाजा कीजिए, मुबारकबाद दीजिए हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी को कि भाई आपको बधाई हो, आपने एक नया रिकॉर्ड कायम कर दिया जो 15-20 वज़ीर आज़म ने रिकॉर्ड नहीं कायम किया था। आप रिकॉर्ड तोड़ वजीर आजम हैं। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको बता दूं कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़ियादत में अब रुपया 96 रुपये 50 पैसे तक पहुंच गया है, यानी बराबर होगा एक डॉलर के। और मैं पूरी गारंटी से कह सकता हूं कि आने वाले दिनों में हुकूमत की लाख कोशिशों के बावजूद भी ये रुपया जो है 100 रुपये एक डॉलर के बराबर हो जाएंगे। तो बहरहाल अब देखना है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी क्या करते हैं। तो आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म ने कुछ दिन पहले कहा था कि आप बैरूनी ममालिक का सफ़र ना करें, आप बैरूनी ममालिक में जाकर शादियां और इंगेजमेंट की तकारीब मुनक्किद ना करें, बर्थडे ना मनाएं, बल्कि अंदरूनी मुल्क जैसा कि मेड इन इंडिया, मेक इन इंडिया, उस तरह उन्होंने एक नारा लगाया था वेड इन इंडिया, यानी मुल्क में शादी कीजिए। उसके बाद 6 दौरों पर निकल गए। अब अंदाजा कीजिए कि अब वहां पर सबसे ज्यादा जो मजा आया है हमारे वजीर आजम नरेंद्र मोदी का, आप देखेंगे कि किस तरह वजीर आजम नरेंद्र मोदी इटली में पहुंचे और वहां पर नार्वे पहुंचे। और नार्वे में अगर आप देखेंगे कि आज़ादी सहाफत के लिहाज से देखा जाए तो नार्वे का सारी दुनिया में पहला नंबर है, जबकि 180 ममालिक में हिंदुस्तान का नंबर 157 है। 157वां दर्जा जो है वो हिंदुस्तान का है। और आपको बता दूं कि वहां की एक हेला लिंग नामी एक सहाफ़ी हैं, खातून सहाफ़ी, उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से सवाल किया कि मोहतरम हिंदुस्तानी वज़ीर आज़म, आप आज़ादी सहाफ़त की बातें करते हैं लेकिन हमारे से यानी सहाफ़ियों से सवाल क्यों नहीं लेते, हमारे सवालात का जवाब क्यों नहीं देते? तो वज़ीर आज़म बड़ी होशियारी से वहाँ से रवाना हो जाते हैं बिना कोई जवाब दिए। और आपको बता दूं कि इसी दौरान जो वज़ीर आज़म हैं नार्वे के, उनसे सुहासनी हैदर कौन है? ये सुहासनी हैदर दी हिंदू की नामा निगार हैं। और आपको ये बता दूं कि वो सवाल करती हैं नार्वे के वज़ीर आज़म से। नार्वे के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तकलीद करते हुए, खामोशी इख्तियार करते हुए वहाँ से चले जाते हैं, जिस पर नार्वे की वही सहाफ़ी हेला लिंग ने फिर पुरजोर अंदाज में अपने वज़ीर आज़म से कहती है कि आप आखिर क्यों इनके सवाल नहीं ले रहे हैं, यानी इनके सवाल का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं। नाज़रीन, आपको बता दूँ कि ये सुहासनी हैदर कौन है, आपको बताना ज़रूरी है। सुब्रमण्यम स्वामी बीजेपी के साबिक जो हैं राज्यसभा के रुकन हैं, वज़ीर आज़म को अच्छे खासे गालियां दे देते हैं, लेकिन वज़ीर आज़म में हिम्मत नहीं है कि उनके किसी सवाल का जवाब दें। और मुसलमानों के खिलाफ भी बकवास करते रहते हैं सुब्रमण्यम स्वामी, और इनके जो दामाद हैं वो मुसलमान है। तो बहरहाल सुहासनी हैदर जो है वह हैदर की बीवी हैं। और आपको ये भी बता दें कि सुहासनी हैदर जब सवाल कर रही थी नार्वे के वज़ीर आज़म से, उन्होंने उनका जवाब नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन नार्वे के वज़ीर आज़म ने हिंदुस्तानी सहाफ़ियों के जवाब दिए, लेकिन हमारे वज़ीर आज़म ने नहीं दिया। तो बहरहाल आपको बता दूं कि अब नार्वे के एक अखबार में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाया गया। मुझे भी बहुत बुरा लगा, मुझे भी अच्छा नहीं लगा, और मुझे ऐसा लगा कि ये रेसिज्म की बदतरीन मिसाल है। तो बहरहाल वज़ीर आज़म को एक सपेरे के शक्ल में, यानी स्नेक चार्मर की शक्ल में पेश किया गया, और वो जो है बांसुरी बजा रहे हैं। और आप देखेंगे कि वहाँ पर
ایک सांप नहीं है बल्कि पेट्रोल का जो पाइप होता है वो नाच रहा है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि किस तरह हमारे वज़ीर आज़म का मजाक उड़ाया गया। ऐसा नहीं उड़ाना चाहिए था, बहुत बुरी बात है और हमें भी इसकी मजम्मत करनी चाहिए। देखिए अंदरूनी मुल्क जो कुछ होता है अलग बात है, हमारे वज़ीर आज़म फ़िरक़ा परस्ती की बात करते हैं वो अलग बात है, हमारे वज़ीर आज़म शमशान और क़ब्रिस्तान की बात करते हुए हिंदू मुस्लिम को तकसीम कर देते हैं वो अलग बात है, उसे हम बर्दाश्त कर सकते हैं। हमारे वज़ीर आज़म ज़्यादा बच्चे पैदा करने वाला कहकर मुसलमानों पर तंज करते हैं। मैं तो समझता हूँ कि मुसलमानों के लिए एक अवार्ड है कि वो ये समझते हैं कि मुसलमान बच्चे पैदा करने के काबिल हैं, तो बहरहाल वो भी ईजी ले सकते हैं। हमारे वज़ीर आज़म जो है दरअंदाज कहते हैं मुसलमानों को किसी तकरीब में, तो बहरहाल इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए उसे भी ईजी ले सकते हैं। लेकिन वो बुरी बात है, हम हमारे मुल्क में कुछ भी कर ले सकते हैं, बाहर हमारे वज़ीर आज़म की तौहीन नहीं होनी चाहिए। अब अंदाज़ा कीजिए कि अरब मुल्क जाते हैं, मुस्लिम मुल्क जाते हैं, वहाँ पर वज़ीर आज़म की तौहीन होती है? हरगिज़ नहीं होती है। उनको अवार्ड से नवाजा जाता है, वहाँ उनको ज़बरदस्त आला तरीन एजाज़ात से नवाजा जाता है उन ममालिक के। और वहाँ के जो ममालिक है अरबों डॉलर की हिंदुस्तान में सरमायाकारी करने या इन्वेस्ट करने का ऐलान करते हैं, उसके बावजूद भी आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ क्या सलूक किया जाता है। मंदिर मस्जिद करके मंदिरों को यानी मसाजिद को मंदिर में तब्दील करने की बातें की जाती है, अदालतों के जानिब से फैसले आते हैं और वज़ीर आज़म वहाँ पर इज्जत लूटते हैं, यहाँ पर मुसलमानों को बेइज्जत करते हैं। जलील करने की कोई भी उनकी हुकूमत कोशिशें से बाज नहीं आती। तो बहरहाल नाज़रीन, जो जिस तरह वज़ीर आज़म को सपेरे की शक्ल पे पेश किया गया मुझे तो बहुत बुरा लगा और मैं तो उसकी मजम्मत करता हूँ, क्योंकि कुछ भी हो हमारे वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म लाख बकवास कर लेते हों लेकिन हमारे वज़ीर आज़म है। अब आप अंदाज़ा कीजिए कि नारी शक्ति के नाम पर उन्होंने किस तरह बिल्किस बानो, जो आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गुजरात की बेटी है, अगर वज़ीर आज़म को बेटी होती तो उसकी उम्र की होती बिल्किस बानो की, तो बहरहाल बिल्किस बानो के रेपिस्टों को वज़ीर आज़म की डबल इंजन हुकूमत ने यानी दिल्ली की और मरकज़ी और गुजरात हुकूमत ने सज़ा पाने से यानी पूरी सज़ा मुकम्मल होने से पहले ही रिहा कर दिया था। ये हमारे वज़ीर आज़म है, फिर भी हम बैरूनी ममालिक में हमारी वज़ीर आज़म की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते। ज़किया जाफ़री, उनको तेज़ इंसाफ नहीं मिला और उस मामले में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वो लड़ती रही, लेकिन हम हिंदुस्तान में सिर्फ इस बिना पर के वो मुसलमानों के साथ गलत बर्ताव करते हैं, जानिबदारी बरतते हैं, इम्तियाजी सलूक करते हैं, इसलिए हम आलमी सतह पर उनका साथ नहीं देंगे। बुरी बात है। बाहर अगर वज़ीर आज़म जलील होते हैं, बाहर बैरूनी मालिकों में जलील और रुस्वा किया जाता है और उन्हें कमज़रफ़ी का मिसालें दी जाती है तो हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, अपने मुल्क से मोहब्बत करते हैं और अपने मुल्क का दिफा चाहते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान कोई मामूली मुल्क नहीं है। यह अलग बात है कि हमारे वज़ीर आज़म को नहीं मालूम कि हिंदुस्तान कितना अजीम मुल्क है। और आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि हिंदुस्तान एक ऐसा अजीम मुल्क है, दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट अगर कहीं है तो वो हिंदुस्तान में है। लेकिन हमारे वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ट्रंप की बातें सुनते हैं। ट्रंप, राहुल गांधी ने तो कह दिया कि ट्रंप जो डिक्टेट करते हैं वो हमारे वज़ीर आज़म सुनते हैं और उन्होंने नरेंद्र को सरेंडर का नाम दिया है। तो आप अंदाज़ा कीजिए कि वज़ीर आज़म की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, बहुत बुरी बात है। तो बहरहाल नाज़रीन, आप देखेंगे कि नॉर्वे में एक अखबार ने वज़ीर आज़म को सपेरे के तौर पर पेश किया और कहा कि ये बहुत बड़े होशियार हैं, चालाक हैं। ये कहा है, होशियार चालाक होते तो आज मंदिर मस्जिद करने की बजाय, हिंदू मुस्लिम करने की बजाय तरक्की के राह पर गामजन होते। यकीन मानिए कि आपको मंदिर मस्जिद हिंदू मुस्लिम फलां फलां ये करने पर इख्तिदार तो मिलता है, लेकिन इख्तिदार हमेशा रहने वाला नहीं है, ये याद रखिए। तो बहरहाल नाज़रीन, आपको हमने जो खबर सुनाई है ये बहुत अच्छी खबर थी कि पी राघवा 20 साल लड़के ने अपनी यानी जो इंतकाल कर गया था उसने 4 लोगों की ज़िंदगी बचाई है। तो बहरहाल आपको ये भी बताते हैं कि किस तरह यहाँ पर जो हालात हो रहे हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है। वैसे भी आपको बता दें कि ईरान के ख़िलाफ़ अब ऐसा लगता है कि ट्रंप की मनमानी नहीं चलेगी, और ट्रंप की इसलिए नहीं चलेगी क्योंकि ट्रंप सदर के इख्तियार महदूद करने वाली करारदाद अमरीकी सेनेट में पास कर ली गई है। तो बहरहाल हमने आपको ये भी खबर सुना दी है और ये भी कहा है कि किस तरह चीनी और रूसी सदूर ने ईरान के ख़िलाफ़ लड़ाई रोकने को ज़रूर करार दिया है, यानी ज़रूरी करार दिया है। तो बहरहाल नाज़रीन, इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम खबर ख्याल इख्तिताम को पहुँचाते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद रियाज़ अहमद को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, फिर बात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।